अभी पिछले वीडियो में हमने यूकैरियोटिक सेल के ऊपर में जो सबसे बाहरी लेयर होती है सेल वॉल, उसकी बात की है। सेल वॉल के बाद में एक इंटरनल सेल वॉल के अंदर वाली लेयर है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो हमारा यहाँ पे टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। इसी सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर में कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं सेल वॉल के कंपैरिजन में। पहला तो ये यूनिवर्सल सेल कंपोनेंट है, बाय चॉइस नहीं है, ये हर सेल पे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती ही है। दुनिया में कोई भी ऐसा सेल नहीं है जिसके पास में सेल मेम्ब्रेन ना हो। बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जिनके पास में सेल वॉल नहीं होती है, पर सेल मेम्ब्रेन एक यूनिवर्सल कंपोनेंट है। मतलब कोई भी प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, बैक्टीरिया का सेल हो, हर एक सेल में सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। इसके अलावा हर एक ऑर्गेनिज्म की जो सेल वॉल है, चाहे वो प्रोकैरियोट की हो, यूकैरियोट की हो, प्लांट्स की हो, फंजाई की हो, हर एक ऑर्गेनिज्म में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फंक्शनल लेवल पर और स्ट्रक्चरल लेवल पर सेम होती है। जो ये सेल मेम्ब्रेन है वो फंक्शनल लेवल पर साथ में स्ट्रक्चरल लेवल पर सेम होती है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर है ये जो यूकैरियोटिक सेल में भी सेम होता है, सेम काम परफॉर्म करता है, सेम तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, और प्रोकैरियोटिक सेल में भी सेम तरह की होती है। यूकैरियोट में भी कोई सा भी सेल उठा लो आप, प्लांट्स का, एनिमल्स का, फंजाई का, बैक्टीरिया में भी कोई सा भी बैक्टीरिया होगा, सब में सेम तरह की सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग लेयर है, वो सेल का कंपोनेंट होता है। मतलब वो सेल का जो लिविंग कंटेंट है उसको बनाती है। ये सेल वॉल की तरह नॉन लिविंग पार्ट ना होकर के लिविंग पार्ट होता है और सेल के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को, सेल की एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। तो ये लिविंग लेयर है, साथ में पतली होती है, थिन फॉर्म में होती है और इलास्टिक होती है। अब यहाँ पर तीनों प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये कॉन्ट्रास्ट करती हैं सेल वॉल के थ्रू। सेल वॉल नॉन लिविंग था जबकि सेल मेम्ब्रेन लिविंग है। सेल वॉल रिजिड और थिक लेयर थी जबकि ये थिन लेयर होती है। सेल वॉल एक हार्ड लेयर थी, वो फ्लेक्सिबल नहीं थी, उसका शेप चेंज नहीं किया जा सकता। सेल मेम्ब्रेन एक इलास्टिक लेयर है, फ्लेक्सिबल लेयर है, इसका शेप चेंज किया जा सकता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बहुत ही पतली लेयर होती है। तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से या फिर जो लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं जो हमारे नॉर्मली अवेलेबल होते हैं लैब्स वगैरह में या फिर घरों में भी कुछ अवेलेबल होते हैं, उन लाइट माइक्रोस्कोप से आप कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी नहीं कर सकते। लाइट माइक्रोस्कोप से ये नहीं दिखता। तो फिर हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर कौन से माइक्रोस्कोप से पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो आज के टाइम का सबसे एडवांस टाइप का माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम उसकी मदद लें, अगर हम उसके अंदर विजुलाइज करें तो एक्चुअल स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देखा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम सेल मेम्ब्रेन का एक्चुअल स्ट्रक्चर विजुलाइज कर सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही लेट डिस्कवर हुआ है। अगर हम बात करें इसकी डिस्कवरी की तो इसकी डिस्कवरी 1950s में हुई है। भाई 1950s में अगर इसकी डिस्कवरी हुई है तो इसके पहले तक साइंटिस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखाई पड़ता था। भाई हमें उससे पहले नहीं पता था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअल में किस तरह की दिखाई पड़ती है। लेकिन हमें ये पता था कि एक पतली सी लेयर होती है जो सेल के ऊपर में उसको कवर करके रखती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने से पहले हम किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करते थे या फिर उसके ऊपर में साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक स्टडी परफॉर्म करते थे, तो वो तरीका था केमिकल एनालिसिस वाला मेथड। भाई अगर कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है लेकिन उसके भी केमिकल कॉम्पोजिशन को हम पता कर सकते हैं,
उसको केमिकल एनालिसिस से हम ये पता कर सकते हैं कि वो किस तरह के बायोमोलिक्यूल्स से बना है, कौन सा बायोमोलिक्यूल उसमें ज़्यादा प्रेजेंट है, कौन सा कम प्रेजेंट है, कम से कम हम ये तो पढ़ सकते हैं। तो प्रायर टू 1950s यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जितनी भी स्टडी होती थी वो केमिकल एनालिसिस होता था। केमिकल एनालिसिस या फिर ज़्यादा अच्छे से बोलें तो बायोकेमिकल एनालिसिस। बायोकेमिकल एनालिसिस में हम ये बताते हैं कि वो किस तरह के मॉलिक्यूल्स से, किस तरह के केमिकल्स से, बायोकेमिकल्स से मिल करके बना हुआ है। और बायोकेमिकल एनालिसिस जब आप पूरे सेल मेम्ब्रेन का परफॉर्म कराएंगे तो आपको 3 कंपोनेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पता लगते हैं। पहला है लिपिड, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। ये 3 कंपोनेंट्स किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं। इन तीनों में से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं या फिर परसेंटेज वाइज अगर देखें, मास वाइज देखें, तो ज़्यादा फ्रैक्शन लिपिड और प्रोटीन का होता है। ये दोनों मिल करके 90 to 95% प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जबकि कार्बोहाइड्रेट बचा हुआ पोर्शन होता है, 5-6% पोर्शन हमारा कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंट होता है। क्योंकि लिपिड और प्रोटीन दोनों मेजर कंपोनेंट हैं, इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लाइपोप्रोटीनेशियस नेचर का बुलाया जाता है, लाइपोप्रोटीन नेचर का बुलाया जाता है। लाइपोप्रोटीन जैसा इसका नाम दिख ही रहा होगा आपको, लाइपो मतलब लिपिड और प्रोटीन मतलब प्रोटीन से बना हुआ। तो ये दोनों मेजर कंपोनेंट हैं जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं। अब एक एक करके हम ये पढ़ते हैं कि लिपिड किस टाइप का होता है। भाई किस तरह का लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है, किस तरह का प्रोटीन मिलता है और किस तरह का कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी हम केमिकल स्टडी परफॉर्म करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में, ये केमिकल स्टडी परफॉर्म करने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेल का इस्तेमाल करते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि हम बॉडी में किसी भी यूकैरियोटिक सेल को उठाएंगे और उसका यूज़ करके केमिकल एनालिसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टार्ट कर देंगे, नहीं। हम कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेल का यूज़ करते हैं जिसमें ह्यूमन आरबीसी सबसे प्रोमिनेंट है। ह्यूमन आरबीसी का इस्तेमाल करके ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कॉम्पोजिशन जर्नली पढ़ा जाता है। इसका जो रीज़न है क्यों हम ह्यूमन आरबीसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ह्यूमन आरबीसी एक ऐसा यूकैरियोटिक सेल है जिसके पास में साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। कोई भी यूकैरियोटिक सेल अगर आप उठाएंगे तो वहाँ पर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये ह्यूमन आरबीसी के अंदर में या फिर रेड ब्लड सेल में इस तरह का कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। मतलब ह्यूमन आरबीसी जो है, जो रेड ब्लड सेल है, इसके पास में एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एक प्योर मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अलावा इसके पास दूसरी कोई सी भी मेम्ब्रेन नहीं है। क्योंकि इसके पास दूसरी कोई सी भी मेम्ब्रेन नहीं है तो आप जितनी स्टडी करोगे, जितना भी केमिकल कॉम्पोजिशन आपको मिलेगा, वो सब कुछ किसके लिए मिलेगा? वो सब कुछ एक प्योर मेम्ब्रेन के लिए, सिंगल मेम्ब्रेन के लिए मिलेगा, जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो इसी वजह से जितना भी डाटा हम यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो ह्यूमन आरबीसी का डाटा दिया हुआ है, क्योंकि उसी के ऊपर स्टडी करके हमने ये डाटा जनरेट किया है। अब स्टार्ट करते हैं कि लिपिड कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट हैं, प्रोटीन कंपोनेंट में किस तरह के प्रोटीन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं और कार्बोहाइड्रेट्स में किस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं लिपिड से। तो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 तरह के लिपिड होते हैं। पहला है फॉस्फोग्लिसराइड या फिर फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोग्लिसराइड या फिर फॉस्फोलिपिड। और दूसरा होता है स्टेरॉल। ये दोनों ही लिपिड के अंदर में आते हैं, लिपिड की अलग अलग क्लास हैं। ये फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड और ये स्टेरॉल। स्टेरॉल जो है ये एक जर्नल टर्म है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर में अलग तरह का स्टेरॉल मिलता है, एनिमल्स के अंदर में एक अलग तरह का स्टेरॉल मिलता है जिसको बोलते हैं कोलेस्टेरॉल, बैक्टीरिया के अंदर में एक अलग तरह का स्टेरॉल मिलता है। तो क्योंकि हम जितनी भी स्टडी कर रहे हैं ये ह्यूमन आरबीसी पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टेरॉल का मतलब क्या है? कोलेस्टेरॉल। लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है।
अलग अलग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेरॉल अलग अलग तरह का मिलेगा। प्लांट्स में अलग तरह का स्टेरॉल होता है, फंजाई में अलग तरह का स्टेरॉल होता है, एनिमल्स में कोलेस्टेरॉल होता है और बैक्टीरिया के अंदर में अलग तरह का स्टेरॉल होता है। अब इन दोनों में से भी जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है फॉस्फोग्लिसराइड। जो फॉस्फोग्लिसराइड है वो ज़्यादा कंपोनेंट में होता है, ज़्यादा परसेंटेज होता है उसका, और स्टेरॉल कम होता है। स्टेरॉल का सिर्फ काम होता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है, वो है फॉस्फोग्लिसराइड। अब ये फॉस्फोग्लिसराइड का नेचर कैसा होता है, इसका नेचर अगर हमें समझ में आ गया एक बार, तो आधा तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। फॉस्फोग्लिसराइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास में एक फॉस्फेट ग्रुप होता है जिसको हम हेड पोर्शन बोलते हैं। इसके पास एक हेड पोर्शन होता है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और 2 टेल्स प्रेजेंट होती हैं और यहाँ पर 2 टेल प्रेजेंट होती हैं। इस तरह से ये लंबे वाले पोर्शन है, ये 2 टेल हैं। तो एक बड़ा सा हेड है और 2 इलोंगेटेड टेल प्रेजेंट है। अब इन दोनों का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो पोलैरिटी है, उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। हेड एकदम पोलर नेचर का होता है। पोलर यानी कि ये वाटर की तरफ, जो दूसरे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जैसे वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। जबकि टेल कैसी होती है, नॉन पोलर। पोलर चीज़ हमेशा वाटर की तरफ अट्रैक्ट होती है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, वाटर की तरफ भागने वाली। जो नॉन पोलर टेल है ये हाइड्रोफोबिक है, पानी से डरने वाली, पानी से दूर भागने वाली। तो हमारे पास में 2 तरह की कंपोनेंट्स होते हैं, 2 तरह के पोलैरिटी वाले कंपोनेंट्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक भी। क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड के अंदर में हाइड्रोफिलिक पार्ट भी एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है और हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है, हाइड्रोफोबिक रीजन है, वो भी प्रेजेंट है। तो कोई एक ऐसा सिंगल मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोफिलिक रीजन भी देखने को मिले और हाइड्रोफोबिक रीजन भी देखने को मिले, तो ऐसा मॉलिक्यूल कहलाता है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। पैथी का मतलब होता है, पैथी का सिंपल सा मतलब होता है पोलैरिटी से, और एम्फी का मतलब होता है डुअल। तो इसके पास डुअल पोलैरिटी है, पोलर पार्ट भी है और नॉन पोलर पार्ट भी है। और इसका ये जो प्रॉपर्टी है ना, यही यूज़ करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल हम पढ़ने वाले हैं। जो आगे हम बहुत फेमस मॉडल पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। तो उसके अंदर में इसका जो एम्फीपैथिक नेचर है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है। उसकी मदद से आपको पूरा का पूरा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल एक बार में समझ में आ जाएगा। दूसरा लिपिड कंपोनेंट क्या था, कोलेस्टेरॉल। जो कोलेस्टेरॉल होता है ये भी एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है। इसके पास में एक बड़ा सा नॉन पोलर पार्ट होता है, एक बड़ा सा नॉन पोलर पार्ट होता है और एक छोटा सा OH ग्रुप होता है जो इसका पोलर होता है। तो ये भी एम्फीपैथिक है, लेकिन यहाँ पर पोलर पार्ट छोटा है और नॉन पोलर पार्ट काफ़ी बड़ा होता है। तो कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, एम्फीपैथिक नेचर का। तो ये बात हो गई लिपिड कंपोनेंट कौन कौन से हमारी सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं। जो दूसरा कंपोनेंट था लिपिड के अलावा, वो था प्रोटीन। भाई लिपिड के अलावा दूसरा कंपोनेंट क्या था, प्रोटीन। तो बड़े बड़े प्रोटीन्स हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में एसोसिएटेड रहते हैं। सो लार्ज या फिर बल्की प्रोटीन्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम देखेंगे कि किस तरह से ये बल्की प्रोटीन्स लिपिड के अंदर धसे हुए रहते हैं, लिपिड के अंदर में अरेंज्ड रहते हैं। तो वो आगे हम जब मॉडल पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। तीसरा कंपोनेंट था कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये छोटे छोटे ओलिगोसैकेराइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओलिगोसैकेराइड यानी कि स्मॉल पॉलीमर्स ऑफ शुगर। शुगर के जो छोटे छोटे पॉलीमर्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। तो ये ओलिगोसैकेराइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये शुगर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये ओलिगोसैकेराइड या तो प्रोटीन से जुड़े रहते हैं हमेशा, या तो लिपिड से जुड़े रहते हैं।
जब ये प्रोटीन से जुड़ते हैं तो ये बना देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और जब ये लिपिड से जुड़ते हैं तो ये बना देते हैं ग्लाइकोलिपिड। ये क्या बना देते हैं? ग्लाइकोलिपिड। तो ये सारा केमिकल कॉम्पोजिशन हमें पता लग गया, किसके थ्रू? केमिकल एनालिसिस के थ्रू। बट केमिकल एनालिसिस की अपनी लिमिटेशंस होती हैं भाई। जैसे अगर तुम्हारे पास में कोई सब्जी दे दी जाए तो आप उसको अलग अलग करके उसके केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल स्टडी करके ये तो बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, पर क्या आप उस पूरी सब्जी को वापस से बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ये पता करके कि उसमें कौन सा कंपोनेंट कितने परसेंटेज में, नमक कितना है, मसाला कितना है, आलू कितना है, धनिया कितना है, क्या ये सब आपको पता चल जाए? क्या उसके बाद भी वो पूरी सब्जी आप बना पाएंगे? नहीं। मतलब आपको उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर तो नहीं पता है, सिर्फ उसका कॉम्पोजिशन पता है, केमिकल नेचर पता है, उसमें कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं, कौन कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है, ये भी हमें पता लग गया। पर अल्टीमेटली हमें जो स्ट्रक्चर पता करना है वो तो आप नहीं पता कर पाओगे इससे, ठीक है? तो अब हमें देखना है कि कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम किस तरह से पढ़ते थे पुराने टाइम पर। तो जो केमिकल एनालिसिस है, इसी के बेसिस पे अलग अलग साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए डिफरेंट मॉडल्स प्रपोज किए। मॉडल्स यानी कि हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है जो हम अपनी नॉलेज से, किसी चीज़ के बारे में जो हमें नॉलेज होती है उसके हिसाब से जो एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं उसी को बोलते हैं मॉडल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए भी अलग अलग साइंटिफिक ग्रुप्स ने डिफरेंट मॉडल्स प्रपोज किए। उसमें से हमें जो पढ़ना है, जो सबसे एक्सेप्टेड टाइप का मॉडल है, जो आज के टाइम पर वाइडली एक्सेप्टेड है, वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। तो जो मॉडल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, सबसे एक्सेप्टेड टाइप का मॉडल, उसका नाम है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो फ्लो कर सके या मूव कर सके। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसी को हम बोलते हैं फ्लूइड। जैसे एयर एक फ्लूइड है क्योंकि एयर बहती है, एयर मूव कर सकती है। पानी एक फ्लूइड है, पानी भी फ्लो कर सकता है, अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। तो जो भी चीज़ मूव कर सकती है, अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड। इसका मतलब कहीं ना कहीं पर हम मेम्ब्रेन के अंदर में फ्लूइडिटी ऑब्जर्व करेंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ा है फ्लूइड। मोज़ाइक का मतलब होता है पैटर्न। अगर कोई चीज़ एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही है या फिर एक स्पेसिफिक पैटर्न की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसी को बोलते हैं मोज़ाइक। और मॉडल, इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब है, जब हम एक बार पूरे मॉडल को पढ़ लेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। पहले तो ये देखते हैं कि मॉडल प्रपोज किसने किया था, किसने ये मॉडल दिया था। इस मॉडल को दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मिल करके दिया था, सिंगर एंड निकोलसन। तो दो साइंटिस्ट हैं, सिंगर एंड निकोलसन। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिल करके 1972 में फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल प्रपोज किया। अब इन्होंने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, बहुत कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें बताई हैं, जिससे हम उसका फिजिकल स्ट्रक्चर तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जितने भी फंक्शन हैं उसको भी हम समझा सकते हैं। तो फंक्शन प्लस स्ट्रक्चर दोनों को समझा सकते हैं इस फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल से। क्या बोलता है ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल? पहले तो हम ये देखते हैं। ये बोलता है कि जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है हमारी मेम्ब्रेन में, वो फॉस्फोलिपिड एक बाई लेयर का फॉर्मेशन करता है। वो फॉस्फोलिपिड क्या करता है? एक बाई लेयर का फॉर्मेशन करता है, जो बाई लेयर पूरे के पूरे सेल पर एक कॉन्टिन्यूस होलो स्फीयर का फॉर्मेशन कर देती है। मतलब जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड थी, जो इस तरह की लिपिड थी, वो ऐसे दो लेयर्स की फॉर्म में अरेंज हो जाती है। ये एक लेयर हम बना रहे हैं, ये हम एक लेयर बना रहे हैं, और यहाँ पर दूसरी लेयर है।
तो यहाँ पर देखो एक लेयर ये है लेयर 1 और एक लेयर ये है लेयर 2। तो यहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड है वो 2 लेयर्स की फॉर्म में एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज हो गई है, इसको बोलते हैं बाई लेयर। तो यहाँ पर लिपिड की क्या है, बाई लेयर। और ये लिपिड की बाई लेयर पूरे के पूरे सेल के ऊपर इस तरह से स्फेरिकल फॉर्म में अटैच हो गई है, स्फेरिकल फॉर्म में अरेंज हो गई है। ये पूरी है ऐसे कॉन्टिन्यूअस मैनर में, पूरे 3 डायमेंशनल शेप में। अंदर की साइड पे प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म और बाहर की साइड पे प्रेजेंट है बॉडी फ्लूइड। तो कोई भी दूसरा जो सेल के बाहर फ्लूइड है वो प्रेजेंट है हमारी बॉडी के बाहर। फॉस्फोलिपिड ने इस पर्टिकुलर तरह के अरेंजमेंट को क्यों अक्वायर किया है, क्यों ये बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज होती है, क्यों ये इस पर्टिकुलर तरह का अरेंजमेंट शो करती है, इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। जब हमने फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था कि फॉस्फोलिपिड के पास 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है वाटर फोबिक या फिर हाइड्रोफोबिक, जो वाटर से दूर भागना चाहता है, और एक ऐसा होता है हाइड्रोफिलिक, जो पानी के पास जाना चाहता है। अब एक कंपोनेंट पानी के पास जाना चाहता है, दूसरा कंपोनेंट पानी से दूर भागना चाहता है, लेकिन पूरी बॉडी में हमारे पानी ही पानी प्रेजेंट होता है या फिर सॉल्यूशन ही प्रेजेंट होता है। चाहे हम बॉडी फ्लूइड की बात करें ये भी पानी की फॉर्म में होता है, चाहे हम साइटोप्लाज्म की बात करें ये भी कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। तो ना तो टेल इधर रह सकती है ना टेल इधर रह सकती है। तो टेल अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करती है, टेल क्या करती है, या फिर जो फॉस्फोलिपिड है वो बाई लेयर बना देता है, और दोनों के दोनों जो बाई लेयर्स हैं या फिर दोनों की दोनों जो लिपिड की लेयर्स हैं, उन दोनों में जो हेड पार्ट होता है वो बाहर की तरफ है। अब ध्यान से देखो तो हेड पार्ट इस वाली लेयर का इस तरफ है, बाहर की तरफ है, और अंदर वाली लेयर का भी जो दूसरी लेयर है लेयर 2 इसका अंदर की तरफ है, साइटोप्लाज्म की तरफ है। मतलब दोनों ही साइड पे जो हेड पार्ट है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। वहीं पर अगर हम टेल की बात करें तो सारी की सारी टेल कहाँ पर है, सेंट्रल रीजन में, कोर रीजन में। ये जो वाला पार्ट है ये क्या है, कोर पार्ट, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेंट्रल पार्ट है, कोर पार्ट है। और जितना भी टेल पार्ट है, जो भी टेल है हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग पार्ट, वो इस सेंट्रल कोर में आकर के छुप गई हैं। अब इससे होता क्या है कि यहाँ पर जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड, टेल उससे भी बच जाती है, उसके भी कांटेक्ट में अब नहीं है, और जो हमारा साइटोप्लाज्म है वहाँ पर जो बॉडी फ्लूइड है उसके कांटेक्ट में भी हमारी लिपिड पार्ट या फिर टेल उससे भी दूर चली गई है। तो टेल अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है दोनों साइड के जो वाटर वाले कंपोनेंट है उससे। तो ये तो हो गया फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट। लेकिन ये जो फॉस्फोलिपिड के अरेंजमेंट है भाई, अगर यहाँ पर कोई अरेंजमेंट है तो फॉस्फोलिपिड के बीच में 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड इन्वॉल्व होना चाहिए। जो 2 फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ वीक बॉन्ड होना चाहिए, तभी ये इस अरेंजमेंट में रहेंगी। अगर कोई भी बॉन्ड नहीं है तो ये वापस से अलग अलग होकर के अलग अलग मूव करने लग जाएंगे। तो 2 फॉस्फोलिपिड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही वीक टाइप का बॉन्ड होता है, जिसको बोलते हैं वेंडर वॉल फोर्स। बहुत ही वीक बॉन्ड होता है किनके बीच में, फॉस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन जो लेयर्स होती हैं इनके बीच में बहुत ही वीक तरह का बॉन्ड होता है। तो आपने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि अगर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा वीक है तो वीक बॉन्ड मोबिलिटी को परमिट करते हैं। अगर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही वीक बॉन्ड है तो उनके बीच में मोशन परमिसेबल होगा, वो एक दूसरे के रिलेटिव में मोशन कर सकती हैं। तो इसी वजह से ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होती हैं, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे के रिलेशन में अपनी पोजीशन चेंज कर सकती हैं। वो इस तरफ जा सकती हैं और ये वाले इस तरफ आ सकते हैं। इसको बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। जो फॉस्फोलिपिड हैं वो क्या शो करते हैं, लेटरल मूवमेंट शो करते हैं। मतलब सिंगल लेयर में, जो एक पर्टिकुलर लेयर में जितने भी फॉस्फोलिपिड हैं वो अपना पोजीशन साइडवेज चेंज कर सकते हैं, लेटरल मैनर में मूव कर सकते हैं। जैसे इस लेयर 1 के सारे फॉस्फोलिपिड अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, उसी तरह से लेयर 2 के भी फॉस्फोलिपिड अपनी पोजीशन लेटरली या फिर साइडवेज मैनर में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मूव कर रहे हैं।
यही जो मूवमेंट है ये हम आगे चल करके फ्लूइडिटी को समझाएंगे। जो फ्लूइडिटी आती है मेम्ब्रेन में वो इसी मूवमेंट की वजह से आती है। इस लेटरल मूवमेंट के अलावा कुछ रेयर ओकेजन पे कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जो फॉस्फोलिपिड हैं वो अपनी लेयर का भी चेंज कर सकते हैं। वो एक लेयर से दूसरी लेयर में फ्लिप भी कर सकते हैं। मतलब एक लेयर के जो फॉस्फोलिपिड हैं वो दूसरी लेयर में आ जाएगा और दूसरी वाली का उस वाली में चला जाएगा। ये जो दूसरे तरह का मूवमेंट होता है इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। तो फॉस्फोलिपिड दोनों तरह का मूवमेंट करते हैं, लेटरल भी और फ्लिप फ्लॉप भी। फ्लिप फ्लॉप वाला मूवमेंट बहुत रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है। जो ज़्यादातर ऑब्जर्व किया जाता है वो लेटरल मूवमेंट है, मतलब साइडवेज मैनर में हमारे फॉस्फोलिपिड इधर उधर मूव करते रहते हैं। अब ये जो मूवमेंट है फॉस्फोलिपिड का, ये जो मूवमेंट है ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी से। इसी जो फॉस्फोलिपिड का मूवमेंट हो रहा है पूरी मेम्ब्रेन के अंदर में, इसी की वजह से क्या आता है मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी नेचर या फिर फ्लूइड नेचर, जो मोबिलिटी जनरेट होती है, जो फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं, फ्लूइडिटी की हम बात कर रहे हैं, वो फ्लूइडिटी इसी फॉस्फोलिपिड के मूवमेंट की वजह से दिखाई पड़ रही होती है। मतलब मेम्ब्रेन की पूरी फ्लूइडिटी कौन कंट्रोल करता है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड उसकी मोबिलिटी को कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये जो फ्लूइडिटी है इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? भाई फ्लूइडिटी तो एक पर्टिकुलर फ्लूइडिटी सेल में प्रेजेंट होनी चाहिए, सेल मेम्ब्रेन में, बट उससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और उससे कम भी नहीं होनी चाहिए। तो मतलब हमारा सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को रेगुलेट भी कर सकता है। कैसे रेगुलेट करता है अब इसको समझते हैं। जैसे हमने बताया था फ्लूइडिटी किसकी वजह से आती है? फ्लूइडिटी आती है फॉस्फोलिपिड की जो टेल है इनके बीच में बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। अब भले से हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है लेकिन बॉन्ड तो है इनके बीच में, क्योंकि वीक बॉन्ड है तो ये इस तरह से मूव कर सकती हैं। बट अगर मान लो कोई ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे हमारे सेल को उसकी सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम करनी हो, तो वो क्या कर सकता है? पहला काम वो करता है कि जो टेल पार्ट है, जो लिपिड की टेल है, उसको बड़ा कर देगा, उसको इलोंगेट कर देगा। जैसे ही टेल पार्ट को बड़ा किया जाएगा तो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स ज़्यादा लगने लगेंगे। तो ज़्यादा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड लगने की वजह से जो फ्लूइडिटी है वो स्लोअर साइड पे आ जाएगी। तो अगर हमारे सेल फ्लूइडिटी को कम करना चाहता है तो लिपिड की चेन को बड़ा कर देगा, उसकी चेन लेंथ इंक्रीज कर देगा। अगर इसको फ्लूइडिटी को बढ़ाना हो तो वो क्या करेगा? चेन लेंथ छोटी कर देगा, उससे भी छोटी कर देगा जो पहले प्रेजेंट थी। जैसे ही चेन लेंथ छोटी होगी तो बॉन्ड यहाँ पर और वीक हो जाएंगे और वीक होने की वजह से ज़्यादा तेज मूवमेंट हो पाएगा। तो इस तरह से हमारा जो सेल है वो फ्लूइडिटी को, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है, लिपिड की मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है, उसको मेंटेन करके रखे होता है। हमने एक और चीज़ बताई थी कि जो लिपिड कंपोनेंट है हमारी मेम्ब्रेन का, वो फॉस्फोलिपिड के अलावा एक और पार्ट होता है जिसका नाम है स्टेरॉल या फिर कोलेस्टेरॉल। एनिमल्स की बात करें तो कोलेस्टेरॉल, और नॉर्मल अगर किसी भी जर्नल सेल की बात करें तो स्टेरॉल। अब ये जो स्टेरॉल है ये खुद भी एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। हमारा कोई सा भी स्टेरॉल होता है वो खुद भी एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है। वो कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है। उसके पास में एक बड़ा सा नॉन पोलर पार्ट होता है और एक छोटा सा पोलर पार्ट होता है, ये हेड पार्ट होता है। ये जो कोलेस्टेरॉल है ये जगह जगह पर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहता है, कुछ इस तरह से। पोलर पार्ट ऊपर निकला रहेगा और नॉन पोलर पार्ट ये बड़ा सा टेल के साथ जुड़ा रहेगा। पोलर पार्ट ये बाहर निकला रहेगा और नॉन पोलर पार्ट ये धंसा हुआ रहेगा। पोलर पार्ट ये बाहर निकला रहेगा और नॉन पोलर पार्ट ये मेम्ब्रेन के साथ में टेल के साथ धंसा हुआ रहेगा। नॉन पोलर पार्ट अंदर, पोलर पार्ट बाहर, नॉन पोलर पार्ट अंदर, पोलर पार्ट बाहर, अंदर और पोलर पार्ट बाहर। तो इस तरह से पूरी मेम्ब्रेन के बीच बीच में जो हमारा नॉन पोलर पार्ट होता है वो टेल के पास होता है और जो पोलर हेड पार्ट होता है छोटा सा, वो बाहर निकला हुआ रहता है।
इस कोलेस्टेरॉल का या फिर स्टेरॉल का काम क्या होता है? इस स्टेरॉल मॉलिक्यूल का काम है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, सेल मेम्ब्रेन को एडिशनल स्टेबिलिटी या फिर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम करता है कोलेस्टेरॉल। तो ये दोनों लिपिड कंपोनेंट हो गए, जहाँ पे हमने फॉस्फोलिपिड की भी बात कर ली और कोलेस्टेरॉल की भी बात कर ली। अब दूसरा कंपोनेंट आता है प्रोटीन। जो दूसरा कंपोनेंट मेम्ब्रेन में पाया जाता है उसका नाम है प्रोटीन। जो सेकंड कंपोनेंट प्रोटीन है वो हमारे पास में कहाँ पर पाया जाता है मेम्ब्रेन के अंदर? ये प्रोटीन्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, बल्कि मॉलिक्यूल होता है। आपको मालूम होगा प्रोटीन कैसा होता है? बल्कि मॉलिक्यूल। अब ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं, ये हमारे जो लिपिड की बाई लेयर है उसके अंदर एसोसिएटेड रहते हैं। ये जितने भी प्रोटीन्स होते हैं किसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं? दीज रिमेन एसोसिएटेड विद लिपिड बाई लेयर। लिपिड की बाई लेयर से एसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं। अब लिपिड की बाई लेयर से भी जो प्रोटीन्स लगे हुए रहते हैं या फिर एसोसिएटेड रहते हैं, ये दो तरह के रहते हैं। एक होते हैं इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन, वहीं पर दूसरे होते हैं पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक, पेरिफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक। अब इंटीग्रल और पेरिफेरल का मतलब क्या है, एक बार हम यहाँ पर ही ड्रॉ करते हैं, जो बाकी पोर्शन है उसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो बाकी पोर्शन है उसको एक बार मिटा के प्रोटीन्स बना देते हैं। यहाँ पे हम प्रोटीन्स बनाते हैं। अब जो प्रोटीन्स हैं वो हम इस कलर से, ब्लू कलर से बना देते हैं। ओके, ये दिखाई नहीं देगा, येलो कलर से, चलो ठीक है। तो अब हम यहाँ पे प्रोटीन्स बना देते हैं। अब जो प्रोटीन्स इस बाई लेयर के साथ में एसोसिएटेड फॉर्म में मिलते हैं वो भी हमारे दो तरह के हैं। कुछ ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन के ऊपर बाहरी तौर पर जुड़े हुए हैं, सिर्फ बाहर से इस तरफ से लगे हुए हैं, जो कि पोलर हेड ग्रुप से एसोसिएटेड है। बाहर की तरफ पोलर हेड ग्रुप है और इस पोलर हेड ग्रुप के साथ बॉन्ड बना करके वो प्रोटीन्स जुड़े हुए हैं। ये बाहर लगे हुए हैं, बाहर की तरफ लगे हुए, इनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो भी हमारे बाहर की तरफ लगे हुए हैं, मेम्ब्रेन में धंसे हुए नहीं है या फिर मेम्ब्रेन के अंदर धंसे हुए नहीं है, लिपिड की बाई लेयर में अंदर नहीं धंसे हुए, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो ये सारे क्या हैं? हमारे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। जबकि इंटीग्रल प्रोटीन्स या फिर जो हमारे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं वो किसको बुलाया जाता है? वो ऐसे प्रोटीन्स हैं जो मेम्ब्रेन में धंसे हुए रहते हैं। मान लीजिए ये कोई प्रोटीन है, ये मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, तो क्या ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है? बिल्कुल। यहाँ पर कोई दूसरा प्रोटीन है, तो क्या ये भी मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है? बिल्कुल। तो ये दोनों क्या हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों पूरी तरह से मेम्ब्रेन में एम्बेडेड नहीं है, पार्शली एम्बेडेड है। मतलब कि ये इनका कुछ पोर्शन मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, ये मेम्ब्रेन को पूरी तरह से क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पार्शली एम्बेडेड प्रोटीन्स। तो ये इंटीग्रल तो हैं बट पार्शली इंटीग्रल है, कुछ पोर्शन इनका अंदर है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेम्ब्रेन में पूरी तरह से अंदर धंसे हुए रहते हैं और मेम्ब्रेन के आर पार निकल रहे होते हैं, जैसे ये वाला।
ये कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन है, ये पूरी तरह से मेम्ब्रेन के आर पार निकला हुआ है। तो ये जो है ये कंप्लीटली एम्बेडेड है और ये पार्शली एम्बेडेड है, लेकिन दोनों को मिला करके हम इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन ही बोलते हैं। कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो ट्रांस मेम्ब्रेनस नेचर के होते हैं, मतलब कि वो एक साइड से मेम्ब्रेन की दूसरे साइड तक मूव करते हैं। कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेनस नेचर के होते हैं, मेम्ब्रेन के एक तरफ से दूसरी तरफ निकल रहे होते हैं और उनके बीच में एक पोर क्रिएट हो जाता है, एक स्पेस क्रिएट हो जाती है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो सकता है साइटोप्लाज्म की तरफ या फिर बाहर की तरफ। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है, ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये कौन सा प्रोटीन कहलाता है, ट्रांस मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्टर, ये क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर, जो कि मेम्ब्रेन के आर पार निकला हुआ है और इसके अंदर एक पोर क्रिएट हो जाता है और उस पोर की वजह से ये मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट भी करवा सकता है। तो ये हो गया हमारा इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो यहाँ पे हम एक बार वापस आते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन में धंसे हुए रहते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर घुसे हुए रहते हैं। ये खुद भी दो तरह के होते हैं, एक कंप्लीटली एम्बेडेड या कंप्लीटली बरीड। पूरी तरह से मेम्ब्रेन के आर पार होते हैं और दूसरे होते हैं पार्शली बरीड, जिनका कुछ पोर्शन ही मेम्ब्रेन में एम्बेडेड फॉर्म में मिलता है। कुछ कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन्स किसकी तरह बिहेव कर रहे होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर की तरह। कुछ किसकी तरह बिहेव करते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर। वो आर पार होते हैं मेम्ब्रेन के और उनके बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है, पोर क्रिएट हो जाता है और उस पोर के थ्रू कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स का वो मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बाहर की तरफ लगे होते हैं, सिर्फ हेड पोर्शन जो होता है फॉस्फोलिपिड का, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है उससे इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास में दो तरह के लिपिड हो गए। अब इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन को हम कैसे डिवाइड करते हैं या फिर कैसे मॉलिक्यूलर लेवल पर, सेल्यूलर लेवल पर हम कैसे इन दोनों को अलग करते हैं। यहाँ पर तो हमने बता दिया कि कौन मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है और कौन मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ लगा हुआ है। बट अगर सेल्यूलर लेवल पर बात करें, प्रैक्टिकल लेवल पर बात करें, तो हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। किसको निकालना, किसको एक्सट्रैक्ट करना ईजी है और किसको एक्सट्रैक्ट करना ईजी नहीं है। तो इन दोनों में से आप खुद सोच के बताओ कि कौन से प्रोटीन को निकालना मेम्ब्रेन से बाहर एक्सट्रैक्ट करना ईजी होगा। भाई पेरिफेरल को, पेरिफेरल सिर्फ बाहर से लगा हुआ है, बहुत ही आयनिक बॉन्ड्स होते हैं जो हेड पोर्शन से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, बाकी वो सिर्फ बाहर लगा होता है। तो जो प्रोटीन बाहर लगा होगा उसको निकालना ईजी होगा, तो पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं उनको निकालना ईजी होता है। आपको सिर्फ स्लाइड चेंज करने होंगे, पीएच में चेंज कर दो, आयनिक कंसंट्रेशन में चेंज कर दो, उससे ही वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात करें, इंटीग्रल प्रोटीन की बात करें, तो यहाँ पर आपको हार्श ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको इनको बाहर निकालना है तो पूरी की पूरी मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ता है। इसके लिए हम बहुत हार्श केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे पूरी मेम्ब्रेन टूट जाए और उससे वो बाहर निकलते हैं। तो इनको निकालना बाहर मेम्ब्रेन से, एक्सट्रैक्ट करना डिफ़िकल्ट है, और जबकि इसको ईजी है। तो हमने जो डिवीज़न किया है इंटीग्रल और पेरिफेरल का, वो एक्चुअल में उनके ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे ही किया है। अब ये तो बात हो गई प्रोटीन कितने तरह के होते हैं, किस तरह से मेम्ब्रेन में लगे होते हैं, क्या फंक्शन करते हैं। अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन तो बहुत सारे हैं, प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक फंक्शन तो हमने बता ही दिया, ट्रांसपोर्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा प्रोटीन का, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वो प्रोटीन्स का होता है।
प्रोटीन्स ऐसी जगह होती हैं जहाँ से पोलर मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। वो अभी हम डिस्कस करेंगे जब फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एक अलग से सेक्शन रहेगा। लेकिन प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में। इसके अलावा प्रोटीन्स बहुत सारे एंजाइम की तरह भी वर्क करते हैं। ये जो मेम्ब्रेन एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं, मेम्ब्रेन से जुड़े हुए प्रोटीन्स हैं, वो अलग अलग तरह के एंजाइम की तरह वर्क करते हैं और सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो बहुत सारी तरह की सिग्नलिंग होती है। उन सिग्नलिंग में ये जो मेम्ब्रेन से एम्बेडेड एंजाइम है उनका हेल्प आता है। ठीक है, तो बहुत सारे काम हैं इसमें, अभी हमें ये ट्रांसपोर्ट वाला काम याद रखना है। अब बात करते हैं कि ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की फ्लूइडिटी है, इसको भी हम प्रोटीन के थ्रू मेजर कर सकते हैं। कैसे हम बताते हैं भाई, हमने बताया प्रोटीन कैसा है, मैक्रो मॉलिक्यूल। प्रोटीन एक बहुत बल्की मॉलिक्यूल होता है, लार्ज मॉलिक्यूल होता है, बल्की मॉलिक्यूल। लिपिड के कंपैरिजन में तो इसका साइज बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, एक सिंगल लिपिड की बात करें, सिंगल फॉस्फोलिपिड की बात करें, तो उसके कंपैरिजन में प्रोटीन बहुत बड़ा होता है। आप इसको ऐसा मान सकते हो कि यहाँ पे इसके पास फॉस्फोलिपिड्स हैं, बहुत सारे फॉस्फोलिपिड्स। अब ये फॉस्फोलिपिड कैसे हैं, फ्लूइड नेचर के, मतलब ये मूव कर सकते हैं, तो ये इसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं। इधर भी हमारे पास में फ्लूइडिटी है, माने पानी की तरह आप मान सकते हो। ये भी हमारे पास में क्या है, फॉस्फोलिपिड, और फॉस्फोलिपिड की वजह से क्या है, फ्लूइडिटी, मूवमेंट की कैपेबिलिटी। अब इस लिपिड बाइलेयर में जगह जगह पर बड़े बड़े प्रोटीन्स एम्बेडेड है। मान लो ये प्रोटीन है, प्रोटीन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है लिपिड के कंपैरिजन में। ये प्रोटीन है, प्रोटीन भी लिपिड के अंदर भी एम्बेडेड है। अगर इस प्रोटीन के आसपास पानी होता, मान लो अगर ये बड़ा सा मॉलिक्यूल होता, या फिर एक आइसबर्ग मान लो इसको, जो हमारा बड़े बड़े आइसबर्ग होते हैं, पहाड़ की बर्फ़ की चट्टानें होती हैं, जो तुमने अंटार्कटिका वगैरह या फिर डिस्कवरी वगैरह चैनल पर देखी होंगी। तो ये बड़ा सा चट्टान है, प्रोटीन जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके आसपास क्या है, वाटर, ओशन है। अब ओशन के अंदर में जो वाटर है, क्या वो मूव कर सकता है? बिल्कुल, इधर उधर मूव कर सकता है इजीली। अब वाटर के मूवमेंट की वजह से क्या ये आइसबर्ग भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है? बिल्कुल भाई, क्योंकि वाटर इसके आसपास की सराउंडिंग जो है वो फिक्स नहीं है, वो मूव कर रही है। तो जो आइसबर्ग है वो भी लेटरली मूव कर सकता है, वो भी अपनी पोजीशन इस तरह से साइडवेज मैनर में चेंज कर सकता है। तो प्रोटीन भी क्या करता है, लेटरल मूवमेंट। लेकिन आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि लेटरल मूवमेंट प्रोटीन की फ्लूइडिटी की वजह से, ऐसा नहीं है। फ्लूइडिटी किसकी वजह से है, लिपिड की वजह से, पानी की वजह से फ्लूइडिटी है। आइसबर्ग थोड़ी फ्लूइड होता है, आइसबर्ग थोड़ी मूव करता है। आइसबर्ग की वजह से फ्लूइडिटी नहीं है, फ्लूइडिटी किसकी वजह से है, पानी की वजह से, लिपिड की वजह से। लेकिन क्योंकि उसकी सराउंडिंग, आसपास की सराउंडिंग पूरी की पूरी मूव कर रही है, तो लिपिड भी क्या, प्रोटीन भी क्या कर सकता है, प्रोटीन भी लेटरल मूवमेंट, साइडवेज मूवमेंट, इधर उधर मूव कर सकता है। अब ये जो प्रोटीन का मूवमेंट है, क्योंकि प्रोटीन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तो ये जो प्रोटीन का मूवमेंट है ये आपको बहुत ईजिली विजिबल होता है। प्रोटीन का मूवमेंट आपको विजिबल होगा। जैसे अगर हम बताएं, ओशन में, समुद्र में कोई आइसबर्ग या फिर बड़ी सी चट्टान मूव कर रही है, तो आपको चट्टान का मूवमेंट दिखाई देगा, ना कि पानी के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, है ना। तो इसी तरह से प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल है, उसका मूवमेंट हमें दिखाई पड़ता है माइक्रोस्कोप में। क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट आइसबर्ग का या फिर प्रोटीन का ईजिली विजिबल है, तो अगर हमें इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेजर करना हो, अगर हमें इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को, लिपिड की फ्लूइडिटी को मेजर करना हो, तो हम कैसे करते हैं, तो हम मेजर करते हैं बाय द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। हम क्या चीज मेजर करते हैं, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो लेटरल मूवमेंट है उसको मेजर किया जाता है, और वो कितनी तेज मूव कर रहा है उसकी मदद से हम मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी गैस करते हैं। भाई ये ऐसा है, जैसे मान लो तुम्हें पानी बह रहा है,
इस पानी की फ्लूइडिटी को मेजर करना है कि कितनी तेज बह रहा है, तो आप इसमें क्या करते हो, एक बोतल फेंक दोगे, एक सॉलिड कोई चीज़ फेंक दोगे, लकड़ी फेंक दोगे या फिर बोतल फेंक दोगे। अब क्योंकि ये पानी मूव कर रहा है तो ये बोतल भी मूव करेगी, और ये बोतल आपको मूव करती हुई दिखाई भी पड़ेगी। तो जितनी तेज वो बोतल मूव कर रही है उसी के आसपास मोबिलिटी या फिर फ्लूइडिटी किसकी होगी, उस पानी की। लेकिन क्योंकि पानी की फ्लूइडिटी डायरेक्टली मेजर करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हम किसकी फ्लूइडिटी मेजर करते हैं, सॉलिड की, जो हमने लकड़ी डाली है, जो हमने प्लास्टिक बॉटल डाली है। उसी तरह से यहाँ पर भी जब हमें फ्लूइडिटी मेजर करनी होती है तो हम प्रोटीन के लेटरल मूवमेंट से मेजर करते हैं। लेकिन इसका ये कभी भी मतलब नहीं समझना है कि प्रोटीन की वजह से फ्लूइडिटी है, फ्लूइडिटी हमारी लिपिड की वजह से आती है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है फ्लूइडिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, प्रोटीन की मदद से। प्रोटीन के बाद में एक तीसरा कंपोनेंट था कार्बोहाइड्रेट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर। अब कार्बोहाइड्रेट जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है वो मैंने पहले ही बताया है, ओलिगोसैकराइड या फिर छोटा सा पॉलीमर होता है, बहुत छोटे पॉलीमर को ओलिगोसैकराइड बोलते हैं। ओलिगोसैकराइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, छोटे से शुगर पॉलीमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये जो ओलिगोसैकराइड है ये मेम्ब्रेन में या तो लिपिड कंपोनेंट से जुड़ा हुआ रहता है या फिर प्रोटीन कंपोनेंट से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो ओलिगोसैकराइड है या तो लिपिड कंपोनेंट से जुड़ा हुआ रहेगा या तो प्रोटीन कंपोनेंट से। जैसे अगर हम यहाँ पर इसको बना ही दें, पिंक कलर से बना देते हैं, ये यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ओलिगोसैकराइड। ये किससे जुड़ा हुआ है, प्रोटीन से। ये क्या है, ओलिगोसैकराइड, किससे जुड़ा हुआ है, लिपिड से। ये क्या है, ओलिगोसैकराइड, किससे जुड़ा हुआ है, प्रोटीन से। ये क्या है, ओलिगोसैकराइड, किससे जुड़ा हुआ है, लिपिड से। एक और बना देते हैं, ये क्या है, ओलिगोसैकराइड, किससे जुड़ा हुआ है, लिपिड से। तो हमारे पास में दो तरह के फॉस्फोलिपिड हो जाते हैं। ग्लाइको जो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन है, जो शुगर पोर्शन है, वो दो तरह का हो जाता है। एक ऐसा जो कि प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है। जब ये प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है शुगर मॉलिक्यूल, तो उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मतलब शुगर और प्रोटीन मतलब ऐसा शुगर जो कि प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। अगर ये लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको बुलाएंगे ग्लाइकोलिपिड, तो इसको बुलाएंगे ग्लाइकोलिपिड। ये भी क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन जुड़ा हुआ है, ये है ग्लाइकोलिपिड, ये वाला भी ग्लाइकोलिपिड। तो हमारे पास में दो तरह के ओलिगोसैकराइड हो जाते हैं, एक प्रोटीन से जुड़े हुए ग्लाइकोप्रोटीन और एक लिपिड से जुड़े हुए ग्लाइकोलिपिड। यहाँ पर अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो मैंने एक ही साइड में, जो बाहर वाली साइड है, ये तो हमारा सेल वाला साइड है, साइटोप्लाज्म वाला साइड है, मतलब सेल के अंदर की बात चल रही है, और ऊपर वाली साइड जो भी है वो सेल के बाहर वाली बात चल रही है। अगर हम ग्लाइकोल प्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड का डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान से देखें तो मैंने एक ही साइड पे बनाया है, सेल के बाहर वाली लेयर पे बनाया है, वो भी बाहर की तरफ। अंदर वाली साइड पे देखो, एक भी ओलिगोसैकराइड या एक भी शुगर मॉलिक्यूल कहीं पर नहीं जुड़ा हुआ। अब ऐसा क्यों है, क्यों इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक ही तरफ दिखाई पड़ता है, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई पड़ता है? उसका रीज़न है इसके फंक्शन में, कि ये फंक्शन क्या करता है। जो ओलिगोसैकराइड है, चाहे वो ग्लाइकोलिपिड हो या ग्लाइकोप्रोटीन, उसका एक ही फंक्शन होता है कि ये हमें सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। भाई किसी सेल को पहचानना हो तो उसको पहचानेंगे हम, कैसे पहचानते हैं, उसके बाहर पे कौन कौन से ओलिगोसैकराइड या फिर शुगर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। इसी की मदद से हमारी बॉडी अपने सेल को पहचानती है कि ये हमारा वाला सेल है। कोई बाहर से सेल आया है तो उसके ऊपर में जो ओलिगोसैकराइड होगा, जो शुगर होगा, वो अलग तरह का होगा, तो हमारी बॉडी उसको पहचानेगी कि ये हमारा सेल नहीं है, बाहर से कोई सेल आया है। तो कोई भी सेल रिकॉग्निशन हो, कहीं पर भी एक सेल दूसरे सेल को जब रिकॉग्नाइज करता है वो हमेशा इसी शुगर के थ्रू होता है। जो इसके ऊपर शुगर प्रेजेंट है और जो इस दूसरे वाले सेल के ऊपर शुगर प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे रिकॉग्निशन पूरा ऑपरेट करता है। इसका मतलब ये जो ओलिगोसैकराइड है ये नेम प्लेट की तरह काम कर रही है। भाई जैसे हमारा घर होता है, किसी का भी घर है, मान लो आपका घर नहीं, आप किसी घर के गए तो वहाँ पे उसका
पता आप कैसे देखते हो? उसके एक नेम प्लेट होती है, एक एड्रेस प्लेट होती है जिसपे उनके नाम वगैरह कुछ लिखे होते हैं, उसके उस फैमिली का एड्रेस वगैरह कुछ लिखा होता है, जिसकी मदद से आप पहचानते हो कि ये सेम घर है जिसको आप ढूंढ रहे हो या फिर नहीं। तो ये जो नेम प्लेट है इसका काम क्या है? इसका काम है रिकॉग्निशन देना। कोई दूसरा बंदा है या फिर कोई बाहर से कोई पर्सन आ रहा है तो वो इस घर को पहचान पाए कि ये कौन सा घर है, उसका काम होता है सेल नेम प्लेट का। लेकिन नेम प्लेट क्या आप घर के बाहर लगाएंगे या फिर घर के अंदर लगाएंगे? भाई नेम प्लेट अगर किसी दूसरे पर्सन के लिए लगाई जा रही है ताकि दूसरा पर्सन आकर के आइडेंटिफाई कर सके इस घर को, तो नेम प्लेट मतलब हमेशा बाहर लगनी चाहिए। सेम नेम प्लेट काम जैसा होता है सेल के लिए इस ओलिगोसैकेराइड का। इस ओलिगोसैकेराइड का काम क्या है? नेम प्लेट जैसा। अगर नेम प्लेट जैसा है तो नेम प्लेट आप सेल के अंदर लगाओगे या बाहर, तो हमेशा शुगर मॉलिक्यूल बाहर होते हैं। तो जो शुगर मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 100% एसिमेट्रिक होता है। मतलब बराबर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड पे ना दिखाई दे करके 100% एसिमेट्रिक होता है। जो पूरे के पूरे शुगर होते हैं, सारे शुगर कहाँ पे लगे होते हैं? आउटर साइड ऑफ सेल, सेल के बाहरी सरफेस पे लगे होते हैं, अंदर एक भी नहीं होता। तो क्योंकि अंदर एक भी नहीं है हम इसको बोलते हैं 100% एसिमेट्रिक नेचर। पूरी तरह से एसिमेट्रिक नेचर का ये होता है। तो यहाँ पे हमने तीनों कंपोनेंट्स पढ़ लिए। लिपिड पढ़ लिया, लिपिड में जो फॉस्फोग्लिसराइड या फॉस्फोलिपिड था, फिर उसके बाद में कोलेस्टेरॉल। दूसरा प्रोटीन, प्रोटीन में भी दो टाइप्स के, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। फिर ओलिगोसैकेराइड जो कि सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल की पढ़ ली। और फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो इसकी फ्लूइडिटी नेचर होती है, फॉस्फोलिपिड की वजह से ये फ्लूइड नेचर का होता है, मूवमेंट पॉसिबल है। और मोज़ाइक का मतलब होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट बाहर ही मिलता है, प्रोटीन भी जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एक पर्टिकुलर पैटर्न में। तो इसी चीज़ को बुलाया जाता है मोज़ाइक। मोज़ाइक मतलब एक पैटर्न। तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है इसकी सबसे खास बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, स्ट्रक्चर को नहीं समझाता। स्ट्रक्चर को तो समझाता ही है, वो तो एडिशनल है, बट स्ट्रक्चर के साथ में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शनिंग को भी एक्सप्लेन कर पाता है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है वो क्यों इतना एक्सेप्टेड है और क्यों इतना फेमस हुआ? बिकॉज ये जो मॉडल था ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को तो समझा ही रहा था, बट स्ट्रक्चर के साथ में उसके जितने भी फंक्शन थे उन सबको भी समझा पाता है, सारे फंक्शंस को समझा पाता है। कैसे? बात करते हैं। पहला जो इसका प्रॉपर्टी थी फ्लूइड प्रॉपर्टी। मेम्ब्रेन की बहुत सारे फंक्शंस को तो इसकी फ्लूइड प्रॉपर्टी ही समझा देती है। जो इसकी फ्लूइड प्रॉपर्टी दी थी वो मेम्ब्रेन के कई सारे फंक्शंस को अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेशन दे देती है। जैसे कोई चीज़ अगर फ्लूइड नेचर की होगी, कोई चीज़ अगर फ्लो कर सकती है, तो क्या उसके अंदर में ग्रोथ की प्रॉपर्टी, एक्सटेंशन की प्रॉपर्टी आती है? बिल्कुल। तो इस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी ग्रो कर सकती है, अपना शेप चेंज कर सकती है। और इस फ्लेक्सिबिलिटी ग्रोथ की प्रॉपर्टी की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन कौन से फंक्शन को हम समझा पाते हैं? सबसे पहला है सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है तो उस टाइम पर एक सेल डिवाइड होकर के नए सेल का प्रोडक्शन करता है। भाई ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारी मेम्ब्रेन कैसी हो? फ्लेक्सिबल नेचर की। ठीक है, तो सेल डिवीजन को कौन समझा सकता है? फ्लूइड नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहला तो ये है, सेल डिवीजन को समझाता है। सेल डिवीजन के अलावा ग्रोथ को समझाता है। भाई मान लो ये एक छोटा सा सेल है, ये कॉन्टिन्यूसली अपना साइज बढ़ाता जाता है, अपने अंदर में ग्रोथ करवाता है, अपना साइज इंक्रीज करवाता है। अब ग्रोथ कैसे पॉसिबल है? पहले ये साइज इतना बड़ा था, फिर ये साइज इतना बड़ा है, अब ये साइज इतना बड़ा है। ग्रोथ उसी सेल की पॉसिबल है जिसके ऊपर में एक फ्लेक्सिबल लेयर हो। अगर किसी सेल के पास एक बहुत रिजिड आउटर लेयर है तो क्या वो ग्रो कर सकता है? क्या उसका शेप, साइज और इंक्रीज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा।
तो ग्रोथ के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइड नेचर या फिर जो फ्लेक्सिबल नेचर है मेम्ब्रेन का, वो इम्पॉर्टेंट होता है फॉर सेल ग्रोथ के लिए भी। ग्रोथ के अलावा इंटरसेल्यूलर जंक्शंस, जो हमारे सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर जंक्शंस बनते हैं, दो सेल के बीच में कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, तो जो दो सेल के बीच में कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, इसमें भी जो फ्लूइड प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आपने प्लांट सेल हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा बताया था। प्लाज्मोडेस्माटा में हमने बताया था कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल और जो मिडिल लैमिला होता है, इनके बीच में जो लेयर होती है, वो दोनों डिसॉल्व हो जाती हैं और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में कनेक्ट हो जाती है। तो क्या बन जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा या फिर जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, दो सेल के बीच में इंटरसेल्यूलर जंक्शन बन जाता है। तो इंटरसेल्यूलर जंक्शन बनाने में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है। फ्लूइड नेचर है तभी जा करके जुड़ गई, भाई अगर रिजिड नेचर होता तो ये भी डिसॉल्व हो जाती, ये भी टूट जाती, तो कनेक्शन नहीं बनता। क्योंकि फ्लूइड नेचर है तो ये यहाँ से जाकर के यहाँ कनेक्ट हो जाती है, यहाँ से जाकर के यहाँ कनेक्ट हो जाती है। तो तीसरा प्रॉपर्टी हो गया इंटरसेल्यूलर जंक्शन का। इसके बाद है सिक्रीशन। किसी चीज़ का अगर हमें सिक्रीशन करना हो, मान लो अगर हमें बाहर की तरफ कोई मॉलिक्यूल भेजना हो, सेल के बाहर भेजना हो, तो उसको भी ये समझा सकता है। जैसे मान लो हमें ये है एक मॉलिक्यूल, एक बड़ा सा प्रोटीन है और इस प्रोटीन को हमें बाहर भेजना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको बाहर भेजने के लिए हम इसको मेम्ब्रेन के साथ जोड़ के एक वेसिकल बना देंगे, एक वेसाइकल बना देंगे। इस तरह से मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके एक वेसिकल बना देंगे और प्रोटीन को इसके अंदर ले लेंगे। फिर वेसिकल बाहर निकल जाएगी और ये वेसिकल ले जा करके चीज़ को बाहर सिक्रीट कर देगी। तो सिक्रीशन में हेल्प करता है, सिक्रीशन को समझाने में हेल्प करता है। ये वेसिकल हम क्यों बना पा रहे हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल नेचर की है, तो हम उसको मेम्ब्रेन के शेप को चेंज करके एक वेसिकल पिंच आउट कर सकते हैं, एक नई वेसिकल पिंच आउट करना पॉसिबल है। ई है एंडोसाइटोसिस। जैसे हमने सिक्रीशन किया है, सिक्रीशन का ही अपोजिट होता है एंडोसाइटोसिस, किसी चीज़ को बाहर से अंदर की तरफ एब्जॉर्ब करना, खाना। यहाँ पे कोई फूड मटेरियल है, इस फूड मटेरियल को अगर इस सेल को खाना है तो ये क्या करेगा, फिर से एक छोटा सा एक्सटेंशन बना लेगा, लेकिन इस बार एक्सटेंशन कैसा होगा, अंदर की तरफ। ये एक्सटेंशन अंदर की तरफ होगा। जैसे ही एक्सटेंशन अंदर की तरफ होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ पिंच हो जाएगा और ये एक फूड वेसिकल बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं अंदर, बाहर से अंदर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करना या फिर मेम्ब्रेन के थ्रू पिंच इन करना, उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस में भी मदद करता है क्या, फ्लूइड नेचर। फ्लूइड नेचर है, इसी वजह से ये वेसिकल डेवलप हो पाई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ये जितने भी फंक्शन हमने बताए, चाहे ग्रोथ करें, सेल डिवीजन करें, इंटरसेल्यूलर जंक्शन करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, एक्सोसाइटोसिस, या फिर सिक्रीशन की बात करें, एंडोसाइटोसिस की बात करें, वो सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड नेचर के थ्रू हम बहुत ईजिली समझा सकते हैं। अब ये तो बात हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जर्नल फीचर्स जो फ्लूइड नेचर से हमने समझाए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है सेल और एनवायरनमेंट के बीच में केमिकल इंटरेक्शन बनाना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है, ये हमारे पास में सेल है और ये उसका आउटसाइड है। इन दोनों के बीच में एक केमिकल इंटरेक्शन, एक केमिकल डायलॉग बनाना, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स को बाहर ट्रांसपोर्ट करवाना और कुछ मॉलिक्यूल्स को बाहर से अंदर की तरफ लेकर के आना, इसी को बोलते हैं केमिकल डायलॉग। ये सारा केमिकल डायलॉग कौन कंट्रोल करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अक्रॉस, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही रोल होता है उसमें। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, या एक बहुत मेजर प्रॉपर्टी होती है, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट के हिसाब से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर की होती है। किस तरह की नेचर की होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
सेलेक्टिवली परमिएबल। तो भाई ये कौन सा वर्ड है, इसका क्या मतलब है, सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब होता है? देखो सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेलेक्ट कर सकती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आने देना है, किस रेट पे आने देना है, मतलब कितनी तेजी से आने देना है, या फिर किस मॉलिक्यूल को सेल के बाहर भेजना है, वो भी किस रेट पे या किस स्पीड से बाहर भेजना है। ये सब चीज़ कौन कंट्रोल करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के टाइप को भी कंट्रोल कर सकता है, जो अंदर जाने वाले हैं या फिर जो बाहर जाने वाले हैं सेल के, और उनकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकता है, किस स्पीड पे वो बाहर जाएंगे या फिर अंदर आएंगे। एक तो ये दोनों चीज़ें कंट्रोल कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी वजह से इसका नाम है सेलेक्टिवली परमिएबल। ये सेलेक्ट कर सकता है मॉलिक्यूल्स को कि किसको अंदर आना है और किसको नहीं आना है। जो ट्रांसपोर्ट है मॉलिक्यूल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ये दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक है स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट, छोटे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट, और एक होता है बल्क ट्रांसपोर्ट, जो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे पूरा का पूरा प्रोटीन आ गया, पूरा का पूरा प्रोटीन है, उसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है, तो वहाँ पे बल्क ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा, जो एक अलग तरह का मैकेनिज्म फॉलो करता है। और स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार जाने के लिए एक अलग तरह का मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। पहले बात करेंगे स्मॉल मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। जब भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के आर पार जाना होता है तो ये मेम्ब्रेन को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। अब ये क्रॉस करने के लिए 3 मेथड्स यूज कर सकते हैं। अच्छा, पहले हम 2 ही मेथड्स में डिवाइड करते हैं। 2 तरह का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, पैसिव या फिर एक्टिव। या तो पैसिव का यूज कर सकते हैं या फिर एक्टिव का यूज कर सकते हैं। भाई पैसिव और एक्टिव का मतलब क्या है, क्या डिफरेंस है, पहले तो ये समझते हैं। भाई पैसिव का मतलब है विदाउट एनर्जी, विदाउट एटीपी, जहां पर एनर्जी या फिर एटीपी ना लगे। और एक्टिव का मतलब है विद एटीपी। एटीपी की एनर्जी का यूज करते हुए अगर हमें ट्रांसपोर्ट कराना पड़े मॉलिक्यूल्स का, तो उस ट्रांसपोर्ट को बुलाया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सी कंडीशन पैसिव ट्रांसपोर्ट को फेवर करती है और कौन सी कंडीशन एक्टिव ट्रांसपोर्ट को फेवर करती है, पहले तो ये समझें। इसके लिए आपको एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में पता होना चाहिए। मान लो ये हमारे पास में सेल है और कि एक मॉलिक्यूल है ए, जो यहाँ पर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है। अगर तो इस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन अंदर की तरफ ज़्यादा है और बाहर की तरफ कम है, इस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन में 2 रीजन है, उन दोनों में डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, अंदर की तरफ ज़्यादा है या बाहर की तरफ भी ज़्यादा मान सकते हो, बस एक तरफ ज़्यादा होना चाहिए, दूसरी तरफ कम होना चाहिए। जब ऐसा कोई कंडीशन आता है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन एक तरफ कम और एक तरफ ज़्यादा है, तो इस कंसंट्रेशन डिफरेंस को हम क्या बुलाते हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, इसी कंसंट्रेशन के डिफरेंस को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बुलाया जाता है। और ग्रेडियंट किस तरफ होता है? हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से उस वाले रीजन की तरफ जो लो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल जिस तरफ प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास में एक ग्रेडियंट की डायरेक्शन होती है। अब मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करेगा? मॉलिक्यूल क्या अलोंग द ग्रेडियंट मूव करेगा, हायर टू लोअर, या फिर अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करेगा, लोअर टू हायर? ग्रेडियंट कैसे मूव करेगा, हायर टू लोअर, मॉलिक्यूल हायर टू लोअर या फिर लोअर टू हायर? उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि उसको एनर्जी की मदद लगेगी या फिर एनर्जी की मदद नहीं लगेगी। मान लो कोई मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ए जो है, अगर ये अलोंग द ग्रेडियंट जाए, अलोंग द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के साथ, जैसा ग्रेडियंट है बोल रहा है बिल्कुल वैसा ही करे, तो इसको किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पैसिवली मूव कर सकता है। लेकिन अगर ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाने की बात करें, अगर ये ग्रेडियंट के अगेंस्ट में जाए, ग्रेडियंट के विपरीत डायरेक्शन में मूव करे, तो वहाँ पर एनर्जी लगेगी, तो वहाँ पे एनर्जी लगेगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो एक हमारे पास में पहाड़ है,
ये लोअर साइड पे है और ये हायर साइड पे, इसको मानो लो कॉन्सेंट्रेशन और इसको हाई कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप एक बॉल यहाँ से फेंकते हो, क्या ये अपने आप चली जाएगी? आपको कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी? बिल्कुल। तो हाई टू लो या ग्रेडियंट के अलोंग जब भी जाना होता है तो अपने आप काम होता है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप लो टू हाई जाएंगे अगेंस्ट द ग्रेडियंट, जो ग्रेडियंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट मूव करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे आपको एडिशनल एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ऐसा ही काम पैसिव और एक्टिव में भी होता है। अगर अलोंग द ग्रेडियंट मूवमेंट होगा तो फिर नहीं लगेगा, वरना लगेगा। अब जो पैसिव टाइप का मूवमेंट है, जो पैसिव तरह का मूवमेंट है, ये भी हमारा दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही दूसरा नाम है। अब डिफ्यूजन भी दो तरह का है, सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक सिंपल डिफ्यूजन है और दूसरा क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है भाई? ये दोनों पैसिव है, मतलब मूवमेंट तो यहाँ भी आगे अलोंग द ग्रेडियंट होने वाला है और यहाँ पर भी अलोंग द ग्रेडियंट ही होने वाला है। दोनों जगहों पर जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो अलोंग द ग्रेडियंट ही दिखेगा, अगेंस्ट द ग्रेडियंट इसमें नहीं होने वाला। वो तो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात है। तो दोनों में फ़र्क क्या है भाई? दोनों में फ़र्क ये है कि किस तरह का मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों कैसे डिफरेंशिएटेड है? ये इस बेसिस पे डिफरेंशिएटेड है कि किस तरह का मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, उसका केमिकल नेचर, उसकी पोलैरिटी कैसी है। देखो, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका पूरा का पूरा जो सेंट्रल कोर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। बड़ा पोर्शन क्या होता है? हाइड्रोफोबिक या फिर नॉन पोलर। अब किसी नॉन पोलर लेयर को क्रॉस करने की प्रॉपर्टी सिर्फ एक दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास में होती है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर जो ये लेयर है उसको कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही इजीली क्रॉस कर सकता है। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा तो वो आराम से क्रॉस कर जाएगा। लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे, वो आराम से उनको क्रॉस करते हुए मूव कर जाएगा। अगर ये नॉन पोलर है, पर अगर वहीं पर ये पोलर मॉलिक्यूल है, गलती से भी अगर ये पोलर मॉलिक्यूल निकल गया तो ये क्या यहाँ से डायरेक्ट क्रॉस कर सकता है? नहीं। तो इसके पास में ये चांस नहीं है कि ये डायरेक्ट क्रॉस कर पाए। भले से ये अलोंग द ग्रेडियंट ही जा रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसकी और यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, लेकिन फिर भी ये मूव नहीं कर पाएगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसकी पोलैरिटी मैच नहीं कर रही है। तो अगर ये पोलर मॉलिक्यूल्स इस नॉन पोलर लिपिड को क्रॉस ही नहीं कर सकते तो फिर पोलर मॉलिक्यूल सेल के अंदर या बाहर कैसे मूव करते हैं? तो इनके लिए इनको हेल्प करने आता है हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन चैनल्स या फिर कैरियर्स। बहुत सारे ऐसे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो मेम्ब्रेन के आर पार निकल रहे होते हैं और इनके पास बीच में सेंट्रल एक पोर होता है या फिर सेंट्रल गैप होता है। इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है, जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की मदद से ही, इसी के जो गैप है इसी की मदद से ये पोलर मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। और कैसे क्रॉस करेगा? अलोंग द ग्रेडियंट। जिस भी डायरेक्शन में ग्रेडियंट है उसी डायरेक्शन में। अगर ग्रेडियंट अंदर से बाहर की तरफ है, अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है बाहर कम है, तो अंदर से बाहर मूव करेगा। बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है अंदर कम है, ग्रेडियंट बाहर से अंदर की तरफ है तो बाहर से अंदर की तरफ आएगा। लेकिन इसको हेल्प लगेगी एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की। तो ऐसा ट्रांसपोर्टर प्रोटीन अगर यूज़ होता है तो इस तरह के डिफ्यूजन को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और अगर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन यूज़ नहीं होता तो इसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन हमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे स्टेरॉयडल हार्मोन्स, जो स्टेरॉयडल मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हमारे बॉडी में, हमारे सेल में जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड के मॉलिक्यूल्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स, ये सब इजीली मूव कर सकते हैं विदाउट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की मदद से। वहीं पर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की ज़रूरत किसको पड़ेगी?
जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे एक दो एग्जांपल हम लिख देते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ये विदाउट मेम्ब्रेन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के क्रॉस नहीं कर सकते। कोई आयंस है, आयंस हमारे चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पोलर होते हैं, तो ये भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो ये दो तरह के पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात हो गई। अच्छा, सिंपल डिफ्यूजन में एक स्पेशल केस आता है, वाटर का मूवमेंट। सिंपल डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल केस है, जब वाटर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर या बाहर मूव करता है, तो वाटर के मूवमेंट को, वाटर के डिफ्यूजन को एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है, ऑस्मोसिस। तो वाटर का डिफ्यूजन एक स्पेसिफिक नाम किसे बुलाया जाता है, जिसका नाम है ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट की दोनों कैटेगरीज पढ़ ली, एक्टिव वो सिंपल डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन। अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होगा वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट के अगेंस्ट। ग्रेडियंट जिस तरफ प्रेजेंट है मॉलिक्यूल, उसके अगेंस्ट में जाने की कोशिश करता है। यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल यहाँ पर अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाएगा तो उसको एटीपी एनर्जी की ज़रूरत भी लगेगी, उसको यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल करने की, एटीपी इस्तेमाल करने का केस दिखाई पड़ेगा। जैसे मान लो ये हमारे पास में एक सेल है और कोई मॉलिक्यूल है बी मॉलिक्यूल, इसकी कंसंट्रेशन बाहर की साइड कम है लेकिन अंदर की साइड ज़्यादा है। मतलब ग्रेडियंट कैसा है, बाहर, अंदर से बाहर की तरफ। लेकिन इस मॉलिक्यूल को अभी भी मूवमेंट करना है सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ। तो ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा ट्रांसपोर्ट एटीपी की मदद से ही हो सकता है। लेकिन एटीपी भी कौन यूज़ करेगा भाई, कहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको मूव कराने के लिए एटीपी को तोड़ेगी, एनर्जी निकालेगी और फिर इसको पास करने देगी। तो हमारी मेम्ब्रेन के पास बहुत सारे स्पेशल ट्रांसपोर्टर होते हैं जिनको हम बोलते हैं पम्प्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, पम्प्स। ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स ही हैं, ये भी क्या है, ये पम्प्स जो होते हैं ये भी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स ही हैं। तो इनमें फ़र्क क्या है नॉर्मल ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स से, कि ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट चीज़ों को ले जा सकते हैं विद एटीपी यूटिलाइजेशन। जैसे पंप होता है हमारे घरों में, तो पंप का क्या काम होता है, पंप का काम होता है पानी को नीचे से आपकी बिल्डिंग तक पहुंचाना, ऊपर पहुंचाना अगेंस्ट द ग्रेडियंट। जो ग्रेविटी की ग्रेडियंट है ऊपर से नीचे की तरफ, उसके अगेंस्ट में पानी को पहुंचाना। क्या पंप को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल। इसी तरह से जो हमारे ट्रांसपोर्टर पंप्स होंगे, ऐसे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स जो अगेंस्ट द ग्रेडियंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कराते हैं, उनको एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, एटीपी का यूटिलाइजेशन करते हैं वो, और एटीपी को तोड़ के जो एनर्जी मिलती है उसी की मदद से मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेडियंट वो करवाते हैं। साथ में यहाँ पे एटीपी को तोड़ते रहेंगे और एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करेंगे। जो पंप्स है इसीलिए क्योंकि एटीपी को तोड़ के एडीपी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, इनका नाम एटीपेज पंप भी होता है। यानी कि एटीपी को तोड़ के पंपिंग एक्टिविटी शो करते हैं, इसीलिए इनको एटीपेज एंजाइम भी बोलते हैं, एटीपेज पंप भी बोला जाता है। बहुत डिफरेंट तरह के पंप हमारे पास में अवेलेबल हैं। इनफैक्ट जितने भी आयन्स होते हैं, हर आयन के लिए हमारे पास एक पंप होगा। जैसे प्रोटॉन पंप होगा, इसका रिक्वायरमेंट हमें बहुत बार लगेगा पूरे बायोलॉजी में। कैल्शियम का पंप होगा, तो वो कैल्शियम के आयन को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेगा। एक एनसीईआरटी में पंप दे भी रखा है, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। अब इसमें दोनों आयन्स का नाम इसलिए है क्योंकि ये एक साथ दो मॉलिक्यूल्स को मूव कराता है और उनको अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव कराता है, तो पंपिंग एक्टिविटी शो करता है। सोडियम को और पोटेशियम को दोनों को साथ में मूव कराता है, तो ऐसा पंप क्या कहलाएगा, सोडियम पोटेशियम पंप।
तो ये एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो यहाँ पे हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी पढ़ लिया। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते ही हमारे जितना भी स्मॉल मॉलिक्यूल का मूवमेंट था जिसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे थे, वो दोनों कवर हो गए, पैसिव भी और एक्टिव भी। स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अलावा कई बार हमें बल्क ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। अगर कोई बहुत लार्ज मॉलिक्यूल है, बहुत ही बड़े साइज का मॉलिक्यूल है और उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार जाना है या फिर उसको सेल के अंदर आना है या सेल के बाहर जाना है, तो हम फिर उसमें नॉर्मल ट्रांसपोर्ट मेथड यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप का मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। अब जो बल्क ट्रांसपोर्ट है वो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी पर बेस्ड है। ये किसी चैनल वगैरह पर बेस्ड नहीं है, ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी पर बेस्ड है। और ये खुद भी दो तरह का होता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। देखो, जैसे एंडोसाइटोसिस का मतलब है किसी बड़े मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ लेना। ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, अब इसको ट्रांसपोर्ट कराना किसी पंप के, किसी चैनल के बस की बात नहीं है। तो इसके लिए क्या आएगा, हमारी जो मेम्ब्रेन है ये अपनी फ्लूइडिटी का यूज़ करके एक वेसाइकल बना देगी इस तरह का बड़ा सा, और ये प्रोटीन इसके अंदर आ जाएगा। जैसे ये इसके अंदर आएगा, फिर अगले स्टेप में ये इस तरह का एक वेसिकल बन जाएगा। ये कंप्लीट खाली बैग लाइक स्ट्रक्चर वेसाइकल बन गया। इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल अंदर है, उसको बाहर भेजना है तो मेम्ब्रेन ऐसे फ्लेक्सिबल होगी और इसको एक बाहर वेसिकल बना करके भेज देगी। इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। सिक्रीशन भी बोल देते हैं इसको। अब इन दोनों ही केस में ध्यान से अगर देखें तो दोनों ही केस में मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। मेम्ब्रेन तो अपना इनफोल्ड हो गई और मेम्ब्रेन इनफोल्ड होकर के ये मॉलिक्यूल डायरेक्टली इसमें आ गया। तो क्या ये मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है या फिर नहीं? नहीं, इसको ज़रूरत ही नहीं है क्रॉस करने की। ये डायरेक्टली मेम्ब्रेन से फ्यूज़ कर रहा है और मेम्ब्रेन के अंदर आ जा रहा है। तो ये होता है बल्क ट्रांसपोर्ट। अब बल्क ट्रांसपोर्ट में जो एंडोसाइटोसिस है ये खुद भी दो तरह का होता है, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। एक होता है फेगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब है अगर हम सॉलिड फूड मटेरियल, जो सॉलिड फूड मटेरियल है उसका इनटेक करें, उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। और अगर हम लिक्विड मटेरियल का इनटेक करें तो उसको बुलाया जाता है पिनोसाइटोसिस। तो ये डिफरेंस होता है फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में। और एक्सोसाइटोसिस का हमने बता ही दिया। तो ये पूरी की पूरी कंप्लीट डिटेल हो गई जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है।